नमस्कार, व्योम टीवी के ऑडियो पॉडकास्ट में मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। 2024 का लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ। झारखंड के 14 सीटों की जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक SC ST वाले क्षेत्र से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसी बीच में एक नई पार्टी उभर कर आई, JVKSS JLKM, जिन्होंने 8 प्रत्याशी को उतारे थे और सारे प्रत्याशी इनके धराशायी हो गए। कहाँ क्या कुछ रहा, आज हम बात करेंगे गिरिडीह के समीक्षात्मक चीज़ों को लेकर। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज हमारे इन चीज़ों को लेकर JVKSS के दिनेश साहू जी से हम लोग बात करने की कोशिश करें, देखते हैं बात हो पाता है या नहीं। रिंग हो रहा। उम्मीद करते हैं हम लोग 2024 का समीकरण जिस तरह JVKSS का रहा, सारे प्रत्याशी के जो भी पर्यवेक्षक हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और आपके तक जरूर पहुंचाएंगे कि आने वाले 2024 का नवंबर माह या दिसंबर माह का क्या स्थिति रहने जा रहा विधानसभा में। रिंग तो हो रहा, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से दिनेश जी, उमेश जी बोल रहे हैं व्योम टीवी से। आपका एक ऑडियो इंटरव्यू 10 मिनट का चाहिए, फ्री हैं क्या? जी। दिनेश जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कहाँ कुछ कमी रह गई और आपके सबसे बड़े सुप्रीमो जयराम महतो को हार का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे गिरिडीह के अंतर्गत डुमरी की। डुमरी का क्या कुछ समीकरण था? वोट की राजनीति में तो मुझे लगता है आप करीब करीब सफल रहे। हाँ उमेश जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी तक क्षेत्रीय स्तर पर ही सही आपने जन मुद्दों को उठाने का काम किया है, जनता के सरकार से जो भी सवाल उठ करके आए हैं उसे सामने लाने का काम किया है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत आभार जी। और अब आते हैं आपके सवाल की ओर कि डुमरी के संदर्भ में जी क्या रहा। तो डुमरी के संदर्भ में हम यही कहेंगे कि हम 95% सफल रहे डुमरी विधानसभा में जी। और उसमें हर वर्ग ने यहाँ चाहा है, पसंद किया है, अपनाया है और उसे स्वीकार किया है जयराम महतो की नेतृत्व को जी। तो हमें लगता है कि डुमरी में हमें जो कमी रहा इसके अलावे भी तो जी। थोड़ा बहुत ये रहा कि हम लोगों ने कहीं न कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो बाजार वाला इलाका था, जो इसरी कह सकते हैं, तीसरी का क्षेत्र था या फिर और जो तेलों का क्षेत्र था, जो कुछ हम कहेंगे कि मतलब हम ये मान ले जहां कहीं ना कहीं आजसू या भाजपा का गढ़ था, उन क्षेत्रों को आप भेदने में नाकाम रहे। कुछ हद तक उसको आप कह सकते हैं, लेकिन हम ये कहिएगा कि अगर हम भेद नहीं पाए तो हम कहेंगे कि ये गलत होगा। हम 80% तक आजसू और भाजपा के गढ़ को ही भेदे हैं और बाकी जो 30% है वो हम क्या कहते हैं JMM को गढ़ को भेदे हैं, क्योंकि JMM का आप देखिएगा जो वोट है तकरीबन वो विधानसभा के बनिस्पत वो 50% में आई है। बिल्कुल। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, हमने इसका भी भेदा क्या कहते हैं, इसके भी क्षेत्र में सेंधमारी की है और आजसू के क्षेत्र में, बीजेपी के क्षेत्र में भी सेंधमारी की है। अच्छा दिनेश जी, क्या हम ये मानकर चलें कि जिस तरह से डुमरी में आपको वोट मिला, 90,000 प्लस का आंकड़ा पर पहुंचे, मुझे लगता है कि किसी भी प्रत्याशी अगर विधानसभा में होते तो वो जीत जाते, तो क्या यही जीत का समीकरण का मूल मंत्र आपके विधानसभा में भी रहने जा रहा? क्या निश्चित तौर पर ये समीकरण हमको लगता है कि विधानसभा में और बढ़ेगा। अभी क्या था कि वो केंद्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा था लोकसभा का जी। जब विधानसभा आएगा तो राज्य स्तरीय मुद्दे होंगे, क्षेत्रीय मुद्दे होंगे और उसमें निश्चित तौर पर हमारा जो 2.5 वर्षों का आंदोलन है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह रेशियो बढ़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि विपक्षियों का जमानत भी जब्त हो जाए। अच्छा, तो क्या हम माने कि डुमरी का जो गोलबंदी रहा उसमें बाहरी समीकरण का जो वोट है उसको आप साधने में नाकाम रहे? क्या नहीं, बाहरी समीकरण तो डुमरी में आप देखिएगा तो बाहरी वोटर नहीं के बराबर है जी। 1-2% ही है, बाकी सारे तो लोकल ही है, खतियानधारी है, झारखंडी है, इसलिए यहाँ पर वो फैक्टर काम नहीं करता है डुमरी के संदर्भ में। डुमरी के संदर्भ में आप जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस पर हम जितना बेहतरी से काम किए हैं उसे और आगे ले जाने की जरूरत है, बाकी यहाँ कोई समस्या हमको अच्छा, एक इस चुनाव में एक चीज अभी कहा जा रहा कि जो डुमरी को लेकर कम से कम मुझे लगता है 1 लाख का आंकड़ा JMM के अपने खाते का वोट था, 1,10,000 के आंकड़ा में इससे पहले आजसू का वोट रहा, तो ये दोनों वोट को काटकर ही आप 90,000 के आंकड़ा में पहुंचे या आप
वाकई में डुमरी के क्षेत्रीय मुद्दों को भी लेकर वहां पर कुछ बात रखे थे। नहीं, देखिएगा, हमने डुमरी के बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दों पर हमने संघर्ष किया है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का सवाल हो, चाहे जी जो स्थानीय जो हमारे मजदूर हैं या फिर जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं थी जी उसको भी, चाहे वो सैया दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, या फिर जो पारा शिक्षक के सवाल है, या जो स्वयं सेवक लोग हैं, उन मुद्दों पर भी टाइगर जयराम महतो ने आवाज को बुलंद किया था। यही वजह है कि जमीनी स्तर पर हमारी पकड़ बनी। अन्यथा आप कहिएगा कि बाकी जो था राजनीतिक स्तर पर हम बहुत कमजोर थे, लेकिन हमारा जो 2.5 वर्षों में जो क्षेत्रीय मुद्दों पर भी हमने जो बात किया, उसी का वजह है कि हमको डुमरी में मेरा रुझान बढ़ा है। अच्छा, डुमरी का वो कौन कौन सा पंचायत रहा जहां लगा कि आप पहुंच नहीं पाए या छूट गए या वहां कुछ कमी रह गई? नहीं, हम लगभग पंचायत में पहुंचे हैं, बस आप कहिए कि कम अगर हमको कहीं मिला है तो वो इसी उत्तरी और दक्षिणी है, और उसके बाद उत्तराखंड का कुछ पंचायत हम कह सकते हैं, 1-2 पंचायत जहाँ पर हम मतलब अपने विपक्षियों से कम वोट पाए हैं। तो हमको लगता है कि विधानसभा में हम उसको पाट लेंगे और हमको वहां भी बहुत अच्छा वोट अच्छा, मिलने क्या जा रहा कुछ हम ये माने कि वहां आजसू का गढ़ रहा और इससे पहले भी विधानसभा में यशोदा देवी जी ने, मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा वोट लाया था, तो क्या इस बार विधानसभा के समीकरण को आप लोग दूसरे जितने भी विपक्षी दल के पार्टियां होंगी उनको आप लोग तोड़ देंगे और वोट की राजनीति में असफल करने में आप सफल दिखेंगे क्या? हमको लगता है इस सवाल का जवाब आंकड़ा ही आपके पास है और वही बहुत काफी है, बता रहा है कि हमने तोड़ दिया है। तोड़ देंगे नहीं, हमने उनका जो मिथ्या था, जो सोच तो रहे थे ऐसा कि ऐसा आपको कहीं लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं एक नया समीकरण अंदर से सोच रही होगी? जी देखिए, विपक्षी पार्टियां हैं, वो रणनीति तो बनाएंगी, अपनी जमीन को बचाए रखने की कोशिश करेगी, हम इस बात से भलीभांति अवगत है, लेकिन हमें इस बात पर भरोसा है कि टाइगर जयराम महतो की जिस प्रकार से स्वीकार्यता बढ़ी है और इस हार की वजह से भी लोगों में एक आत्ममंथन हो रहा है कि नहीं, जयराम महतो को अब आगे लाने की जरूरत है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम और मजबूती से उभरेंगे। वो चाहे अच्छा दिनेश जी, क्या हम ये मानकर चलें कि दलगत राजनीति से उठकर आप लोगों ने इस बार राजनीति किया है, लेकिन जब विधानसभा में आएंगे तो विपक्षी भी जातिगत राजनीति करेंगे और आपको भी जातिगत राजनीति में उतरना पड़ेगा, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम एक चीज कहेंगे कि जहां तक कुर्मी समुदाय में स्वीकार्यता की बात है तो नो डाउट जयराम महतो आज की तारीख में कुर्मी के सबसे बड़े नेता हैं। बिल्कुल। और हमने जाति से ऊपर जमात को बनाने में एक बहुत ही सफलता हासिल किया है। आप अगर देखेंगे कि पूरे लोकसभा में अगर 2 से 2.5 लाख अगर मतदान हुए हैं कुर्मी समुदाय के, बिल्कुल। तो उसके अलावे भी हमें बहुत अधिक वोट मिला है। अगर 2-2.5 लाख हुए, आप 90% भी मान लेते हैं, तो 2 लाख अगर हमको वोट मिला कुर्मी का, उसके अलावे भी हमें 1.5 लाख के आसपास अदर समुदाय के वोट मिला। इसका मतलब है कि हम इस मिथ्या को तोड़ रहे हैं कि अब हम जाति से ऊपर उठ गए हैं और जमात की ओर बढ़ चुके हैं। तो कहीं हर वर्ग का हमको मिल रहा है, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं अल्पसंख्यक समुदाय का हमको नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, उसी पर हम आना चाहेंगे। एक चीज दिनेश भाई की, क्या ये बात हम मान ले कि अल्पसंख्यकों का वोट जिस तरीके से आपके खेमे में तक पहुंचना चाहिए था वैसा पहुंच नहीं पाया, और वो उसका बड़ा फायदा मुझे लगता है जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो जी को मिला? क्या इस चीज को आप मानने को तैयार हैं या वाकई इसको सिरे से खारिज करेंगे? नहीं, हम इसको आंशिक तौर पर स्वीकार करते हैं, और इसके पीछे रीजन ये रही है जी कि अभी तक जो अल्पसंख्यकों का रुझान होता था वो जिधर कांग्रेस होती थी उधर होता था। जी तो कमोबेश उस जो मिथ्या को हम लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि बहुत हद तक नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम ये मानते हैं कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान हमारे प्रति बढ़ा है, जी निश्चित तौर पर वह काबिले तारीफ है। पहली दफा में जो हमको उनका समर्थन मिला है, जो प्यार मिला है, हमको लगता है आने वाले समय में वो रिकॉर्ड तोड़ तरीके से और ज्यादा मिलेगा, और हम उनका पूरा प्यार और उनका साथ और समर्थन प्राप्त। अच्छा, ट्राइबल को लेकर क्या कुछ रहा? आप तो पूरा लगता है कि होल वे में देखा जाए तो पूरा कंपेनिंग में आप रहे और प्रत्याशी के साथ मुझे लगता है अलग होकर भी आपने एक बड़ा समीकरण तैयार किया, वहाँ पर आप रहे, मोतीलाल जी रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे एक जानना है कि क्या कुछ ट्राइबल का समीकरण रहा जो पूर्ण रूप से आपकी तरफ सफल आज भी नहीं दिख रहा? क्या कमियां वो दिख रही है? उसके पीछे मेन रीजन यही है कि जैसे आज की तारीख में जो उनका जो लैंग्वेज के साथ जो बैरियर है। अच्छा, ये बहुत बड़ा बैरियर कम्युनिकेशन होता है। हाँ, लैंग्वेज का जो कम्युनिकेशन का जो बैरियर है, हमको लगता है कि हम लोगों का उनके साथ कम्युनिकेशन बैरियर बन रहा है, और हम कम्युनिकेशन बैरियर को साधने की। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। अगर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कहीं कहीं जेएमएम के तरफ से मथुरा प्रसाद जी भी थे, तो उनको भी तो ये समस्या आई होगी जो लैंग्वेज बैरियर की आप बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं कि सेंटिमेंट से जुड़ जाते हैं बहुत अच्छा। लंबे समय से होने के नाते,
और हमारा उनके साथ जो जुड़ाव था वह कहीं न कहीं आंदोलन के क्रम में भी बहुत कम रहा था। जी तो हम इस बात को स्वीकारते हैं कि उनके साथ हमको जुड़ाव बढ़ाने की जरूरत है, उनके साथ संबंध बनाने की जरूरत है, संवाद स्थापित करने की जरूरत है और उनके बीच से कुछ नेतृत्व को भी उभारने की जरूरत है। हम लोगों ने कोशिश की है, लेकिन वो कम था। आने बिल्कुल। वाले दिनों में हम उसको बढ़ाएंगे और हमको लगता है सफल होंगे। अच्छा 2024 का जो राजनीतिक समीकरण नवंबर के आसपास जो बनने जा रहा है, क्या कुछ 2-3 बड़े चेहरे आपके डुमरी से दिखेंगे या वाकई पहले से निश्चित कर लिया गया है कि किसी एक को ही लड़ाना है? नहीं, ये तो आप सुने होंगे कि टाइगर जयराम महतो अंतिम क्षण तक गिरिडीह के लिए मतलब कंफर्म नहीं थे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चेहरे आप कह सकते हैं कि जयराम महतो खुद उम्मीदवार हो सकते हैं। मोतीलाल महतो एक बड़ा चेहरा है जो डुमरी में लगातार संघर्ष किए हैं और उनका एक अपना अच्छा खासा प्रभाव है, तो वो भी डुमरी के लिए प्रबल दावेदार है और लड़ सकते हैं चुनाव। क्या हम ये मानकर चलें कि जयराम महतो जी का समीकरण डुमरी को लेकर सबसे बड़ी और सबसे पहली प्राथमिकता के अंतर्गत रहेगी क्या, कि वहीं से वो चुनाव लड़े, या आप लोगों की इच्छा? हमको लगता है कि हम लोग दूरगामी राजनीति करने जा रहे हैं जी। और टुंडी भी हमारा किसी तरीके से कम नहीं है। 59,421 बहुत वोट बड़ा समीकरण है। बिल्कुल। और हमको लगता है कि हम वहां भी जीत जाएंगे चुनाव, बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। और लंबे समय तक राजनीति हमें करना है तो हमें कुछ बातों का हम लोग ध्यान देंगे। अभी तो संगठनिक लेवल पर चर्चा नहीं है, लेकिन हम व्यक्तिगत ये राय देते हैं कि अगर हम विधानसभा बार बार बदलेंगे जी तो क्या होता है कि नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है। जी तो इसलिए विधानसभा अस्थायी तौर पर हमको लगता है कि एक जगह से हमको सेलेक्ट करके टाइगर जयराम महतो को भी लड़ना चाहिए और बाकी नेताओं को भी अपना गिरा क्षेत्र को ही प्राथमिकता देते हुए लड़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक सेंटिमेंटल जुड़ाव होता है लोगों का भी कि ये यहाँ का लोकल उम्मीदवार है। तो हमको लगता है कि टुंडी हम बहुत अच्छी स्थिति में है और हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि टाइगर जयराम महतो के लिए टुंडी द बेस्ट रहेगा, है ना। चलिए अंतिम एक प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। दिनेश साहू जी को क्या कुछ करना चाहिए पार्टी के लिए? संगठित एक मान ले कि एक संगठन को मजबूत करने वाला सिपाही मान लें कि आने वाले समय में भी एक बड़ा चेहरा कहीं से आप बनने जा रहे हैं? ये संगठन को तय करना है। मैं फिलहाल यही कहूंगा कि पार्टी का एक सिपाही हूँ जी, और संगठन जो भी जवाबदेही देगी, अगर चुनाव के मैदान में उतरने का निर्देश मिलेगा तो चुनाव के मैदान में भी मजबूती के साथ आएंगे और अगर संगठन के लिए काम करने का निर्देश मिलेगा तो उस पर भी हम खड़े उतरने की अपनी ओर से भरसक प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। लगातार आपसे कोशिश मेरी रहती है जानकर JBKSS और JLKM का जो भी राजनीतिक समीकरण है आम जनता के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। देखिए ये थे दिनेश साहू जी। अगर मैं कहूं कि डुमरी के राजनीतिक समीकरण में जिस तरीके से गोलबंदी का पैमाना तैयार किया गया, दूरगामी राजनीति की जब बात करेंगे तो मुझे लगता है JBKSS एक बड़ा स्पेक्ट्रम तैयार कर रही है और इस बड़े स्पेक्ट्रम के अंतर्गत ही 2024 का विधानसभा का राजनीति खड़ा किया जाएगा। मैं स्पष्ट तरीके से एक बात आज आपको रखना चाहूँगा कि देखिए राजनीतिक पार्टियां आएंगी, आपसे वादे करेंगे, घोषणाएं होंगी। उन घोषणाओं पर कौन कितना खरा उतरेगा मैं नहीं जानता, ना हमारा चैनल इसकी पुष्टि करता है। संगठनात्मक तरीके से आम जनता झारखंडी सेंटिमेंट से जुड़ा होता है और उसका एक ही लगाव होता है कि हमारा झारखंड का विकास हो। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि जिस तरह से JBKSS की गिरिडीह की गोलबंदी में 3 लाख से प्लस वोट ले आना यह छोटा संकेत नहीं है और जितना भी 6 विधानसभाओं में इन्होंने समीकरण तैयार किया, 50,000, 70,000, 80,000, 90,000 तक का जो समीकरण इनका हुआ, मैं तो यही कहूंगा इनको हल्के में ना लें, कहीं फिर देर ना हो जाए। 2024 का अब विधानसभा का तैयारी सभी पार्टियों के तरफ से किया जाना शुरू हो चुका है, कमर कस लिया गया है। अब रहा भाजपा का समीकरण आजसू के साथ किस तरह होगा। महागठबंधन का सीटों के बंटवारे में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा समीकरण बारीक ढंग से सोचने की जरूरत है। 2024 श्रीमान JBKSS और JLKM के तरफ से कड़ी चुनौती गिरिडीह के 6 विधानसभा में रहेगी। पूरे वीडियो तक आप बने रहें। मेरी तो एक ही कोशिश है, झारखंड का पूर्ण और सर्वांगीण विकास ही हम इसकी आधार का पैमाना मानते हैं। धन्यवाद। मैं उमेश अपने सभी सहयोगी के साथ आपका व्योम टीवी के लगातार पेज पर स्वागत करता हूं और आपसे ऑडियो पोस्ट कार्ड, साथ ही साथ 1-to-1 और अपने बहुत सारे चैनल के सिस्टम के माध्यम से आपके तक पहुंचूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जोहार झारखंड।